हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। दिस इज़ आवर प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम प्रीलिम्स पीवाईक्यू को केवल सॉल्व ही नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन ही नहीं गैदर करेंगे, बल्कि कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे, कुछ मेथड्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है कुछ गेस की बात करेंगे, फिर लॉजिक बातें करेंगे, एलिमिनेशन कैसे यूज करें वो बातें करेंगे, फिर 2 आवर्स में कैसे 100 क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जामिनेशन हॉल में वो देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पूरा इन्फॉर्मेशन आइडिया है, पर एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कर पाने में हम पैनिक हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है और इससे पैनिक होकर के हम चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे धीरे धीरे, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ये सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कुछ एलिमिनेशन की बात करें तो उसमें जैसे हमेशा क्या शब्द आते हैं, कुछ जो अब बहुत ज़्यादा फेमस शब्द है, जैसे कि ओनली आ गए, फिर नेवर आ गए, फिर ऑलवेज आ गए, फिर इंटायर आ गए, यानी केवल हो गया, कभी नहीं, हमेशा, पूरी तरीके से। तो ये जो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है या एक्सट्रीम वर्ड है, इन सभी को हम क्या कहते हैं कि अगर कोई भी ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन गलत हो जाती है। तो इसी तरीके से बातें करेंगे धीरे धीरे कि कैसे क्या कौन सी गलत होती है, कौन सी सही होती है, क्या शब्द अगर वर्ड रहे तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम 2023 की पीवाईक्यू शुरू कर रहे हैं और ये सब तरीके अपनाएंगे इस पीवाईक्यू। इसमें डिटेल्ड बातें नहीं करेंगे, रीज़न कि डिटेल्ड के लिए एक अलग से सेपरेट उसकी पीवाईक्यू है, उसकी प्लेलिस्ट है। आप डिटेल्ड अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं, अगर रिवीजन करते हैं पीवाईक्यू के माध्यम से सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वो प्लेलिस्ट देखें। इसमें हम उतनी डिटेल्ड बातें नहीं करेंगे, इसमें हम कॉन्सेप्ट पे बातें करके फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे मेथड्स पता चलते चले जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2023 की है ईयर। पहला नंबर क्वेश्चन, झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। अब आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पता हो तो आप सीधे कह दो कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन केवल एक हो जाएगा। पर यदि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि एक तो पता है पर इन सब में से क्या सही हो सकता है क्या, तो हमें रहता है कि यार ये सही होगा, ये गलत होगा। तो उस बेस पे क्या करें कि इन सभी कुछ ऐसे वर्ड है जिन पे ध्यान दें। अगर इन्फॉर्मेशन हो अच्छे से तो ध्यान देने की नीड नहीं है, आप क्वेश्चन देखें, उसकी आंसर आ रही है, टिक करें और आगे बढ़े। पर यदि इन्फॉर्मेशन में कन्फ्यूजन हो रही है तो अब जैसे देखिए, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, इसे काट दे। सीधे डायरेक्ट कोलेरू झील का भरण करती है, नहीं होगा। ये तभी अपनाएं जब इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट ना हो और क्वेश्चन सॉल्व करना ही हो कि मैंने 40 क्वेश्चन ही किए हैं और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी भी हो रहा है। तो गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित होती है। कांवर झील बिहार में है। यह एक गोखुर झील है जिसे अवशिष्ट झील भी कहते हैं। ठीक, तो गोखुर झील या अवशिष्ट झील क्या होता है कि जब कोई बहुत पुरानी या बूढ़ी नदी जब मैदानी भागों में आती है तो ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आती है वो, क्योंकि उसमें वेग कम होता है, तीव्रता कम होती है। तो एक समय के बाद ये इसका ये भाग कट के वो यहीं से ही आने लगेगी, यहीं से। तो ये जो अलग हो गया भाग है वही गोखुर या अवशिष्ट झील कहलाता है। तो गंडक नदी जो है वो युवा नदी है। कौन सी नदी? युवा, क्योंकि इसमें धार तेज है और तीव्र गति है तो ये ऐसे आएगी, वो ऐसे नहीं आती। ये बूढ़ी गंडक आती है। ठीक, तो बूढ़ी गंडक से, ये कह रहा है गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है, नहीं, बूढ़ी गंडक से कांवर झील निर्मित हुई है। तो हमारा ये तीसरा गलत हो गया। दूसरा हमने ऐसे ही काट दिया, क्योंकि अगर हमें यहाँ तो पता होना चाहिए कि गंडक नदी युवा नदी है या वृद्ध नदी, और कांवर झील एक गोखुर और अवशिष्ट झील होती है। ठीक, झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है, बिल्कुल सही बात है कि ये रहा हमारा झेलम नदी, तो इसी में वूलर झील भी पड़ती है, शेषनाग झील, बेरीनाग झील और बेरीनाग झरना। तो ये ध्यान रखें। तो हमारा ये भी गलत, ये भी गलत, केवल ऑप्शन एक सही है। तो हम इसमें ट्री क्या अपनाएं कि हम केवल एक ट्री के माध्यम से सीधे भरण करती है, इसे काट सकते थे। तो कोई भी नहीं गलत हो गया, केवल एक गलत हो गया। ठीक, सॉरी, केवल एक नहीं, पहला तो इसमें सभी 3 गलत हो गए। अब हमारे पास बच गए कि केवल एक, केवल 2 और कोई भी नहीं। अब आपको इसमें से कोई एक भी अगर जैसे मालूम हो, प्रायः इसमें से एक सही हो जाते हैं, तो कोई भी नहीं को आप हटा दो।
अब आपके पास 2 बचे कि केवल 1 केवल 2। अब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन यूज करने पड़ेगी, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम इस तरीके की शब्दों पर ध्यान रखेंगे। तो हमारा इसका आंसर क्या है? केवल 1। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। कृष्णा नदी सीधे कोल्लूर झील का भरण नहीं करती है। अब देखते हैं कृष्णा नदी जो है, ये रहा इंडिया का मैप जिसमें गोदावरी नदी और ये कृष्णा नदी, इन दोनों के बीच में कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, इन दोनों के बीच में कहाँ है? ये रहा कोलेरू झील है। ठीक, तो क्या कह रहा था कि कृष्णा नदी जो है सीधे कोलेरू झील का भरण करते हैं, यानी कोलेरू झील में गिरती है, तो नहीं, गलत है। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है, बिल्कुल, ये झेलम नदी जा रही है, रास्ते में वुलर झील है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील, तो नहीं, बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा केवल 1 सही है। अब एक और बात ध्यान रखें, क्या? तो अब जैसे ही हमने कहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट आप ये आकर के स्टेटमेंट पढ़े कि सही है या गलत है। ये बाद में पढ़ेंगे ऑप्शन, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम पढ़े कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही है, तो हम जब ये पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि इसमें पूछ रहा है कि सही कौन है, ताकि हम वही ऑप्शन पे ज़्यादा जोर देंगे। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कितने सही सुमेलित है? ठीक, कामराज पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, पोर्ट मीन्स बंदरगाह, ठीक, जो तट के किनारे होते। तो कामराज पोर्ट भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन, यहाँ भी इंफॉर्मेशन की वो मांग कर रहा है। मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन, और ये कंपनी के रूप में पंजीकृत, ठीक, कामराज है, और मुंद्रा निजी स्वामित्व। विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा आदान पतन कंटेनर पोर्ट, जहाँ से बड़े बड़े कंटेनर का आवाजाही होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। तो इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें आपको एलिमिनेशन बहुत कम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कामराज पोर्ट, अब देखिए ऑप्शन, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो कामराज पोर्ट भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन है, सही है। मुंद्रा पोर्ट की बात करें तो ये भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन है, पर ये गलत है। तीसरा नंबर, विशाखापत्तनम पोर्ट जो है भारत में सबसे बड़ा आधान पोर्ट है, गलत है। क्योंकि भारत में सबसे बड़ा आधान पोर्ट है जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, या नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। विशाखापत्तनम जो है सबसे गहरा और सबसे आधुनिक है पोर्ट ट्रस्ट है ये, ठीक, यानी पोर्ट है ये, बंदरगाह। तो पहला हमारा सही है, दूसरा सही है, 2 युग्म सही है, ये गलत है विशाखापट्टनम। और भारत में सबसे बड़ा आधान कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। कहाँ है? तो कामराज पोर्ट जो है तमिलनाडु में है, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, और ये जो है JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नहावा सेवा मुंबई में है, ये महाराष्ट्र में, ठीक। तो हमारा ऑप्शन 2 सही। तो अब इस क्वेश्चन से आप एक बात ध्यान रखें कि अब जितने भी मेजर पोर्ट है इंडिया में, उसकी विशेषता फीचर से जाने कि भाई उसकी फीचर्स क्या है। क्योंकि आप पोर्ट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अब उसकी फीचर्स जानना भी जरूरी है, क्योंकि 2024 में इन्होंने एयरपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ये सभी हमें अब इसमें पढ़ना पड़ेगा, इंडियन ज्योग्राफी। इसमें एक इस पे बात कर सकते हैं कि इस टाइप के ऑप्शन या क्वेश्चन में जो है सभी 3 युग्म प्रायः नहीं होते, ठीक, सभी 3 युग्म जो है प्रायः नहीं होते, और कोई भी युग्म नहीं ये हो सकते हैं, पर ये भी बहुत कम होता है। प्रायः इसी दोनों में से चांस रहता है कि केवल 1 और केवल 2 युग्म। अब फिर आप लोग कहोगे कि ये तो क्वेश्चन आने के बाद फिर ऐसे ही होते हैं कि भाई सब कहते हैं कि ये ट्रिक होगा, ऐसे लगेगा, वैसे लगेगा। तो हम यहाँ डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम पहले से ही डिस्कस कर ले, तो एग्जामिनेशन हॉल में हमें वो आइडिया रहे कि किस तरीके से हम कुछ एलिमिनेशन प्रोसेस लगा करके सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस भी तो वही पूछ रहे जो यूपीएससी ने पूछ लिया है, और उसका पूछने का मेथड क्या था। तो हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में फिर ये दोबारा गलती ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। कटहल ऑर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस, महुआ मधुका इंडिया, सैगोन टैक्टोना ग्रैंडिस, ये सब वैज्ञानिक नाम है इसके। और ये रहा। अब ये पूछ रहा है कि पर्णपाती वृक्ष क्या है। तो पर्णपाती वृक्ष होता है जो बदलते मौसम में वो अपने पत्ते जो है वो पौधे से गिरा देते हैं। इसमें पत्ते लगे हुए हैं, एक टाइम पे ये पत्ते गिर जाएंगे, पूरे खाली हो जाएंगे, तो वो पर्णपाती वृक्ष होती है। प्रायः यह वसंत ऋतु में होता है, ठीक। तो पर्णपाती वृक्ष, तो ये कह रहा है कि कितने पर्णपाती वृक्ष है। तो कटहल जो है ये एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है ये, ठीक। क्या है?
सदाबहार, क्योंकि इसके पत्ते नहीं गिरते हमेशा। अगर हमने कभी कटहल अपने घर पे गांव में कभी देखा होगा तो वो कभी पत्ते नहीं गिरते, वो हमेशा बना रहता है उसका पत्ता। महुआ, महुआ के पत्ते गिर जाते हैं वो मौसम के हिसाब से वसंत ऋतु में। सागौन भी वो एक बहुत लंबा चौड़ा मजबूत पेड़ होता है जो इसकी लकड़ी का काम आती है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है, इसके भी बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो भी गिर जाते हैं। तो कटहल जो है उष्णकटिबंधीय होता है। तो हमने क्या कहा था, ऊपर बात किया था कि सभी तीन प्रायः सही नहीं होते, कोई भी नहीं, ये भी प्रायः नहीं होता। तो हमें हमेशा प्रायः ध्यान रखें केवल एक या केवल दो, इन दोनों में से ही आपको एलिमिनेट करना होगा। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा हो फिर भी सॉल्व करना हो तो इन दोनों को पहले काट दे कि सभी तीन और कोई भी नहीं। ठीक, तो हमारा एक गलत है, दो सही है, तीन सही है, यानी पर्णपाती वृक्ष है, महुआ और सागौन, तो केवल दो ऑप्शन हो जाएंगे। अभी तक हमने ये भी केवल दो सही है, यहाँ पढ़ा तो ये भी केवल दो युग्म सही सुमेलित है, और ऊपर देखा तो केवल एक, यानी ये भी नहीं, यहाँ भी नहीं हुआ। तो इससे देखिए आप क्या एनालिसिस हो रहा है, यहाँ भी नहीं हुआ, फिर यहाँ भी नहीं हुआ। तो आपने तीन क्वेश्चन में देखा कि ये कहीं नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम बातें कर रहे कि ये माइंड में ना रखे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया फिर उसके बाद ट्रिक ये सब लगाते रहते, बातें करते नहीं। जिसने पूछ लिया उसी के बेस पे हम एनालिसिस करेंगे कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो हम कितना चांसेस किस पे दे, अगर नहीं आ रहा है सॉल्व करना ही हो तो हम इस पे काट देंगे। तो अगर 50-50 इस पे देंगे तो इससे हमारा चांसेस सही होने का ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र अनुपात अधिक है। चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो कह रहा है चीन से तुलना हो रही है। अब कह रहा है कि भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। तो ये इकोनॉमिक्स का नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, तो ये अब सही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे तो ये सही है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कृषि योग्य क्षेत्र यूएसए, उसके बाद चीन, फिर उसके बाद जो है उसके बाद भारत और फिर चीन है। चीन तीसरे नंबर पे है। चीन के पास लगभग 120 मिलियन हेक्टेयर है, भारत के पास 159 मिलियन हेक्टेयर, और अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है। तो ध्यान रखें, कृषि योग्य का क्या मतलब है कि जिस पे खेती किया जा सके। अब कुछ सवाल मन में ये आ रहा होगा कि चीन का तो क्षेत्र बड़ा है। हाँ, तो चीन का क्षेत्र बड़ा है पर वहाँ डिजर्ट भी ज़्यादा है, जैसे गोबी मरुस्थल वो हो गया, अटाकामा, ये सब है। अब फिर उसके बाद उसके पहाड़ी क्षेत्र जैसे तिब्बत, हिमालय साइड में, उसके सारे ये सब पहाड़ी ही तो क्षेत्र है। तो चीन की क्षेत्र बड़ा है पर कृषि योग्य क्षेत्र कम है। सबसे ज़्यादा यूएसए, दूसरे भारत, तीसरे चाइना। तो ये सही हो गया। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। अब ये कॉमन सेंस की क्वेश्चन है थोड़ी, कि चाइना हमसे ज़्यादा डेवलप है, इंडिया से ज़्यादा डेवलप है, सॉरी टू से बट इट्स फैक्ट। तो भारत में सिंचित क्षेत्र जो है ज़्यादा कह रहा है, नहीं, ये चाइना में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाइना ज़्यादा डेवलप है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसका सिंचाई करने का जो तरीका है उसने बहुत अच्छे खासे डेवलप कर लिए है, हर नदी नाले में करके, वो नहर बना करके, ये सब करके। तो अगर ये हमारा, अगर मैंने इसे काट दिया कि चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र अनुपात अधिक है, नहीं, गलत है। क्योंकि भारत जो है मैक्सिमम उसकी सिंचाई जो है वो किस पे है, मानसूनी वर्षा पे निर्भर करती है। ठीक, तो मानसून का वो आधारभूत संरचना थोड़ी ना है। उसे मान लेते हैं किसी वर्ष मानसून बारिश हुआ ही नहीं, तो क्या हम सिंचाई कहाँ से करेंगे? तो लगभग 50 से 52% तो इसी पे निर्भर है, मानसूनी वर्षा पे। तो अगर इतना नॉर्मल भी वो फैक्ट्स मालूम रहता है, नॉर्मल भी आइडिया ध्यान रहता है, तो कॉमन सेंस हम इस क्वेश्चन को गलत कर देते। तो अगर ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाए, क्योंकि अगर सिंचाई कम होगी तो प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक कहाँ से होगी भारत के पास? वो तो चीन के पास भी अधिक होगा। तो ध्यान रखें, चीन के पास जो है सिंचित क्षेत्र अधिक है, ना कि भारत के पास। ठीक, चीन के पास औसत उत्पादकता अधिक है, ना कि भारत के पास। ठीक, तो हमारा ये भी गलत, ये भी गलत, केवल एक। तो फिर अभी हमने जितने भी युग्म वाले देखे, तो फिर मैं कह रहा हूँ सभी तीन एक में भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ इसी दोनों में से केवल एक या केवल दो। तो यही ट्री एनालिसिस के बेस पे ये कहा जाता है कि जब भी अगर इस तरीके का एलिमिनेशन करना हो तो आप पहले, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो इन दोनों को आराम से काट सकते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों में 50-50% लगा करके एलिमिनेशन करें। क्यों? क्योंकि हमने 4 क्वेश्चन में देखा, चारों क्वेश्चन का बेस क्या कह रहा है कि ये नहीं हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई? अब कह रहा है कि समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट, इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं कि पहले जो है समुद्र यहाँ तक था, ठीक, ये रहा समुद्र। कुछ टाइम बाद जो है
ये धीरे धीरे पानी तट के किनारे से यहाँ तक आ गया, दूर जाने लगा, और यहाँ पानी सूख गए, था यहाँ तक, पर ये जो क्षेत्र है वो दलदल वाले क्षेत्र हो गए। तो इसी को कह रहा है कि समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है ऐसे वाले क्षेत्र जो निर्माण हुए हैं वो कौन सा है, जो वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि, इसे कच्छ कहते हैं, जो पहले यहाँ तक था, जो ये दलदली क्षेत्र है उसे मार्श भूमि या कच्छ लैंड भी कहते हैं। ठीक, कच्छ भूमि या मार्शलैंड या दलदली क्षेत्र कहते हैं। तो भितरकनिका ग्रान मैंग्रोव तो नहीं, ये समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट के कारण उत्पन्न नहीं हुई है। आप इसके बारे में ध्यान से पढ़ें क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑलिव रिडले कछुआ, फिर किंग कोबरा, ये सब मगरमच्छ यहाँ पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, मरक्कनम लवन, तो मरक्कनम लवन बेसिन कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और मैंग्रोव कहाँ है, ये तो उड़ीसा में है, भितरकनिका ग्रान। और नौपारा अनूप की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, और कच्छ का रण गुजरात में है। तो समुद्र में स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट के कारण जो है वो कच्छ का रण बना है। ठीक, जो गुजरात के ये साइड होते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहले पानी आता था, अब यहीं तक आने लगा है, तो ये दलदली क्षेत्र हो गया, उसी को कच्छ का रण बना है उसी से। तो यही होगा कि समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट, ये लाइन ध्यान रखें शब्द कि समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट यानी बार बार गिरने से वर्तमान समय में जो सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है वो कच्छ का रण है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको शब्द जो पूछ रहा है कि समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट, इसके शब्द मीनिंग मालूम होने चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहे हो तो इसके कुछ वो है कि आप इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए कि क्या है। इसका मतलब हो गया कि रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, यानी समुद्र स्तर में बार बार गिरावट यानी पुनरावृत्ति गिरावट। ठीक, और कच्छ भूमि तो इसको अगर आप मार्शलैंड या दलदली क्षेत्र भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। कच्छ भूमि मतलब कच्छ का रण क्षेत्र ही नहीं है, कच्छ भूमि का मतलब होता है दलदली क्षेत्र, मार्शलैंड। सब दलदली क्षेत्र होते हैं, ये भी दलदली क्षेत्र है, ये भी दलदली क्षेत्र है, पर समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट के कारण ये निर्मित हुई है। ठीक, ये ध्यान रखें। तो इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस लगाना बहुत मुश्किल, इसे भी बहुत बच्चों ने इस तरीके से सही किया कि कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है तो कच्छ भूमि तो कच्छ के रण में होगी, इसलिए उन्होंने सही कर दिया था, पर यह तुक्का की बात है, वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत। अब आपने कभी ना कभी ये पढ़ा होगा एल्यूमिनियम का और लोहा का। एल्यूमिनियम का क्या होता है, बॉक्स, तीन ही अयस्क होते हैं इसके, तीन ही इसके प्रचुर मात्रा में जो समृद्ध क्षेत्र होते हैं और जो होते हैं अयस्क वो क्या होते हैं, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये तीन ही इसके होते हैं। लोहा का मैग्नेटाइट, हेमेराइट, पाइराइट, ये सब होते हैं। तो इन दोनों को तो आराम से आप काट सकते थे, बचा ताम्र और टाइटेनियम। ठीक, तो अब इसके लिए आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन की नॉलेज थी कि तांबे के क्या होते हैं। तो तांबे के जो ओर होते हैं, अयस्क होते हैं, उसमें जो होते हैं तांबा ग्लांस होता है, तांबा पाइराइट्स होता है, फिर क्यूप्राइट होता है, मैकेलाइट होता है, ये सब होता है। और टाइटेनियम के लिए इल्मेनाइट और रूटाइल जो है वो टाइटेनियम का ही होता है। ठीक, तो हमारी ऑप्शन क्या, हमारी आंसर हो गई डी। तो अब आपका काम क्या है कि अब इसमें जितने भी एल्यूमिनियम वो आप देखें, तांबा को देखें, लौह देखें, और इन तीनों की देखें कि इसके ओर्स क्या है। टाइटेनियम के बारे में भी डिटेल्स देख ले कि ये होते क्या है। ठीक, इसके ओर्स का, क्योंकि हो सकता है ये इस बार इल्मेनाइट और रूटाइल पूछा हो, जो 7 भारी खनिजों में से होता है, 7 हेवी खनिज, तो आप उसे भी देखें कि 7 हेवी खनिज क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ उतनी डिटेल्स नहीं देख, और इसमें एलिमिनेशन लगाना भी मुश्किल है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसी तरीके का क्वेश्चन जो वो एक शब्द के जो क्वेश्चन होते हैं ये स्किपेबल होते हैं, कि अगर आपको नहीं आ रहा हो तो इसे स्किप करके पहले आगे बढ़े, पहले वो सॉल्व करें जो आ रहे हो। क्यों, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या तो अगर आप इसने मारा, ये मारा, ये मारा, कोई भी एक मारोगे तुरंत गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। यानी 3/4 कोबाल्ट, मान लेते हैं 100% है, तो उसमें से 3/4 कितना हो गया, तो 66% अकेले वो उत्पादन करता है। कौन सा देश है वो, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट उत्पादन कर रहा है। तो आपका काम है थोड़ा सा कोबाल्ट के बारे में देख ले कि जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए, कौन सी, तो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के लिए, ठीक, जो इलेक्ट्रिक से चलती है मोटर वाहन, उसकी बैटरी के निर्माण के लिए कोबाल्ट का यूज होता है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो कोबाल्ट के बारे में यही दे दिया कि ये विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है। किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है, अर्जेंटीना। तो हम सभी अगर मैप या फिर ज्योग्राफी पढ़े होंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो कभी ना कभी ये पता ही होता है कि अर्जेंटीना, वो बोलीविया और चिली, ये तीनों जो है ABC, ये क्या है, लिथियम ट्रायंगल है। ठीक, ये लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है, तो ये तो होगा नहीं। बोत्सवाना की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में है, ये नीचे है साउथ अफ्रीका में। तो ये प्रायः हीरा फिर कोई ये सोना वगैरह के लिए विख्यात है, साउथ अफ्रीका के बगल में है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो,
ये सही है। ये जो है कोबाल्ट के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कोबाल्ट की ये। कजाकिस्तान जो है ये भी हीरा के लिए फेमस है, ये हीरा खनन के लिए। तो अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल, बोत्सवाना वही हीरा और सोना, फिर कांगो है जो है यही कोबाल्ट के लिए फेमस है। तो इस तरीके का क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, इसमें क्या एलिमिनेशन लगाएंगे। तो इसके अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो इसी तरीके की क्वेश्चन को स्किप करने की सलाह दिया जाता है कि इस तरीके की जो क्वेश्चन हो अगर आइडिया ना हो तो स्किप करें। पर एलिमिनेशन इसमें कैसे लगाए, तो जैसे अर्जेंटीना में हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी आइडिया रहती है कि हाँ लिथियम है तो काट देंगे। कजाकिस्तान में ये अगर आइडिया नहीं है ठीक है इसे रहने। तो बोत्सवाना ये साउथ अफ्रीका के पास में है तो यहाँ कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ हीरा और सोना होता है। कि अब ये लगेगा कैसे, अब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आएगा, इसीलिए कहा जाता है कि बार बार PYQ सॉल्व करने की वो तरीके अपनाएं। अगर हम इतनी बार अगर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में इन सभी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट्स आएगा तो हमें उसके बारे में थोड़ी ना थोड़ी आइडिया रहेगा। तो हमारा कोबाल्ट के लिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी हमारा रहा फैक्चुअल क्वेश्चन, ये कि कांगो बेसिन का भाग पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है। नाइजीरिया, कैमरून, दक्षिणी सूडान, युगांडा। तो क्या नाइजीरिया होगा, दक्षिणी सूडान। तो ये मैप के कमांड में होनी चाहिए कि भाई साउथ अफ्रीका की मैप, और साउथ अफ्रीका के मैप तो करना कंपलसरी है क्योंकि उससे बार बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो हर साल आ ही जाते हैं वो। तो इसका आंसर कैमरून होगा कि आप मैप में देखें। पर ये बहुत ज़्यादा इससे हमें सीख मिलती है कि साउथ अफ्रीका की मैप करें। अब जैसे UPSC प्री क्वेश्चन करने से तो आइडिया एक लग रहा है कि बार बार साउथ अफ्रीका से क्वेश्चन पूछ रही है, तो हम क्या करेंगे, साउथ और हो या नहीं हो पर साउथ अफ्रीका की मैप को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर होगा कैमरून जो है कांगो बेसिन का। कुछ ऐसे जैसे अमेजन बेसिन होती है उसी तरीके से ये कांगो बेसिन क्षेत्र है, तो इसमें बहुत 4-5 देश मिलकर के बने हुए हैं। जैसे अमेजन नदी बेसिन है उसी तरीके से कांगो नदी बेसिन है, तो वहाँ उसी का ये क्षेत्र है, तो कैमरून उसी का भाग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। ठीक, बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुरा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है। शेषाचेलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणी भाग है। अब अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी की थोड़ी सी भी मैपिंग की होगी तो अमरकंटक पहाड़ियाँ कह रहा है कि विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पे है। सह्याद्री क्या है, तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री श्रेणी। तो अब अगर आपको पश्चिमी घाट मालूम हो तो जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिया का मैप हो तो यहाँ पश्चिमी घाट है, सॉरी ऐसे, तो यहाँ पश्चिमी घाट हो, अमरकंटक यहाँ और वो विंध्य यहाँ, तो कह रहा है कि यहाँ संगम पे है। तो कैसे हो पाएगा, पश्चिमी घाट तो यहाँ है, सह्याद्री श्रेणी तो ये है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाए कि अमरकंटक विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुरा श्रेणी, बिलीगिरी रंगन यहीं पे सतपुरा है, विंध्य और सतपुरा, तो कह रहा है सतपुरा श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग है, यानी ये वाली सबसे पूर्वी भाग। तो अगर हम देखें तो ये तो पहला गलत हो गया। तो बिलीगिरी रंगन पहाड़ी, यदि इसकी नाम से ही देखें तो हमें नाम से पता चलता है क्या कि ये दक्षिण किन है, कि इसका नाम थोड़ा साउथ वाले नाम से ऐसा महसूस हो रहा है। कभी कभी अगर क्वेश्चन आइडिया ना हो तो इस तरीके से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ। और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा इसीलिए होता है कि जब बार बार आप लगातार पिछले 10 सालों के क्वेश्चन ऐसे ही बार बार करते रहोगे तो ही आपको आइडिया लगेगा, आप फिर एग्जामिनेशन हॉल में आसानी से वो एलिमिनेट कर पाओगे कि कैसे एलिमिनेट करें। ये 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर की क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं आएंगे। ठीक, बार बार आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, कम से कम 5, 6, 10 ईयर तो होना ही चाहिए। तो बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुरा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है, ये भी गलत है। बिलीगिरी रंगन कर्नाटक में है, साउथ में है वो। शेषाचेलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग है। ठीक, तो ये भी गलत है क्योंकि शेषाचेलम जो है पूर्वी घाट का भाग है, पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। तो ये दे रहा था कि कितने सही है। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि ये दोनों नहीं होते, क्या होते हैं, केवल 1 या केवल 2 होते हैं, पर हमने देखा कि यहाँ कोई भी सही नहीं है, यानी कोई भी नहीं। तो हमने बात किया था कि सभी 3 हमेशा प्रायः नहीं होते, पर कोई भी नहीं, कभी कभी ये होता है, ये होता है, ये हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में अगर इन दोनों के बेस पर ट्रिक लगाते तो ये हमारा गलत हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि इसमें से एक इन्फॉर्मेशन आइडिया होनी चाहिए। तो अगर हमें मान लेते हैं कि अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर, तो जैसे ही अगर ये पता चल जाए तो इस तरीके का क्वेश्चन में आप ये ट्रिक अपनानी पड़ती है कि अगर एक इन्फॉर्मेशन आपको गलत पता चल गया तो फिर कोई भी नहीं, और जैसे केवल 1। तो इसमें ट्रिक वैसे बहुत कम काम करती है। क्यों, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन की नीड है, बिना इन्फॉर्मेशन के आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अमरकंटक जैसे मान लेते कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो सभी 3 तो खत्म हो गए। बिलीगिरी रंगन, अगर हमने ये नाम देख लिया रहता है कि साउथ के नाम से है रिलेटेड, तो अगर ये नहीं होगा
तो फिर ये खत्म। तो आपको इन दोनों में एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो प्रायः हम क्या करते हैं कि केवल एक मार देते हैं, जो कि यही कहीं कहीं हमें निगेटिव मार्किंग की ओर ले जाता है, गलत कर देता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा हमेशा कि प्रायः यही होते हैं, होते भी है, सही बात है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कोई भी नहीं होते हैं। सभी 3 तो ये प्रायः नहीं होते हैं, सही बात है। तो हम सभी जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अपवाद तो आएंगे ही, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन वैसे रह जाते तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में सारा बच्चा जाता और कोई भी क्वेश्चन में ये दोनों ठीक है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, इसी दोनों में से कोई भी मार देंगे, तो ऐसा तो हो जाता, तो ये तो आसान हो जाता। तो ऐसा नहीं है, कोई क्वेश्चन में अपवाद है जो आपको झेलना पड़ेगा और आपको हैंडल करना भी पड़ेगा वो। भारत की, अब नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऊपर का हमारा आंसर क्या था, कोई भी नहीं था, तीनों गलत है। आपका इसमें काम क्या है कि अब आप देखें अमरकंटक पहाड़ी के बारे में, बिलगिरी रंगन पहाड़ी के बारे में, शेषाचलम पहाड़ी के बारे में, ये डेफिनेट देख ले। फिर अगर आप विंध्य वो श्रेणी, फिर सह्याद्री श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और पश्चिमी घाट, तो देखिए इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5 6 इन्फॉर्मेशन हो गई इसमें, क्योंकि पश्चिमी घाट और सह्याद्री एक ही है। हाँ, तो 10 नंबर क्वेश्चन कनेक्टिविटी परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, कितने सही है। तो देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं के अधीन, अब स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं के अधीन पूरा पश्चिम गलियारा, यानी पूरा पश्चिम जो गलियारा है, डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। ठीक, डिब्रूगढ़ असम में है और सूरत गुजरात में। तो कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूरा पश्चिम गलियारा, डिब्रूगढ़ और, अब आप हमेशा ध्यान रखें इस टाइप की जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होती है उसमें जो अगर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो प्रायः सही नहीं होता। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो नाम बस थोड़ा चेंज करता है, सब सही रहेगा, इसने ब्रॉड चीज़ें चेंज नहीं करेगा कि हाँ स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, पूरा पश्चिम गलियारा है, सही बात है, पर ये अब कोई एक नॉर्मल वो माइक्रो इन्फॉर्मेशन चेंज कर देगा। सूरत जैसे अब डिब्रूगढ़ की जगह कुछ और लिख देगा, अब यहाँ कुछ और, जैसे ये अब ये पोरबंदर है तो पोरबंदर की जगह इसने क्या कर दिया, सूरत कर दिया। ठीक, तो यही ध्यान देने होगी कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को ये गलत कर। तो ये रहा हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा, त्रिपक्षीय राजमार्ग, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। तो इसमें भी वही तरीका है, क्या किसने कहा कि हाँ ठीक है त्रिपक्षीय राजमार्ग होता है, मणिपुर में मोरेह को जोड़ता भी है, सही बात भी है, म्यांमार से होते हुए जाता है, सही बात है, पर थाईलैंड में चियांग माई की जगह पे मै शॉर्ट होता है, मै सोते। ठीक, तो आप ये ध्यान रखें कि चियांग माई, अब इतनी माइक्रो इन्फॉर्मेशन के लिए ये हमेशा क्या करेगा, जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं उसे गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि वो ये भी तो समझता है, आप एक एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनर हो, आपने मान लो क्वेश्चन सेट करना है, तो बच्चा कितना याद रखेगा कि कौन से वो क्षेत्र से जोड़ता है, नहीं जोड़ता है, कहाँ जोड़ता है। अब इतना इन्फॉर्मेशन गैदर करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम है कि त्रिपक्षीय राजमार्ग भी याद करे, फिर मणिपुर मोरोए से जाते हुए म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के कौन से क्षेत्र को जोड़ता है। इसीलिए अगर आप एग्जामिनर हो और एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन सेट कर रहे हो तो क्या करोगे, इस इन्फॉर्मेशन को गलती दे दोगे। वैसे ही सूरत को दिया। फिर देखते हैं, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा, उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़। फिर देखो यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हाँ चीन में कुनमिंग से जोड़ता है, सही है, पर उत्तर प्रदेश में वाराणसी से ना बल्कि बंगाल में कलकत्ता से होते हुए, कलकत्ता से स्टार्ट होती है। तो इसमें हमारी क्या, तो एकदम माइक्रो इन्फॉर्मेशन गलती हुई कि हाँ ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी नहीं बल्कि बंगाल में कलकत्ता के होते हुए चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। तो सभी में से एक फैक्ट्स मेरा गलत था, तो इसमें भी क्या होगा, कोई भी नहीं। तो हमारा यहाँ भी एक एक्सेप्शन हो गया कि केवल एक या केवल दो नहीं, सभी 3 तो खैर किसी में नहीं हुआ। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि सभी 3 का प्रायः होता है। मैं हमेशा ये नहीं कह रहा, एक्सट्रीम वर्ड नहीं कह रहा कि ऑलवेज, पर प्रायः की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ भी क्या हमारा ऑप्शन है, कोई भी नहीं। बाकी देख ले, अभी 2026 में एक चर्चा था कि इंडिया भूटान रेल कनेक्टिविटी चल रही है कि बनरहट से जो है समस्त से भूटान में, बनरहट पश्चिम बंगाल में है और समस्त भूटान में, फिर उसके बाद कोकराझार से गेलेफू, तो ये भी भूटान में है। तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। अब स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है, ठीक, और वो सही ही पूछ रहा है। तो अब यूरेनियम निक्षेप, भारत के पास यूरेनियम का डिपोजिशन निक्षेप होने के बावजूद जो है अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। मतलब कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के खदान या खनिज पाए जाते हैं, यूरेनियम है, पर फिर भी वो अधिकांश विद्युत जो उत्पादन होता है पावर प्लांट के लिए, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए कोयले पर निर्भर करता है वो। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है।
अगर कथन 1 गलत हो गया तो आप बिना स्टेटमेंट 2 पढ़े हुए सीधे ऑप्शन भी सही कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट कन्फर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट पता हो कि हाँ क्वेश्चन 1 गलत है, तो आप क्वेश्चन 2 स्किप करें, पढ़े नहीं और सीधे चले जाए कि हाँ कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही होगा। इसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन देखें, कथन 1 गलत है, यहाँ कथन 1 सही है, ये गलत हो गया, कथन 1 सही है, ये भी गलत हो गया, कथन 1 कथन 2 दोनों सही, ये भी गलत हो गया। यानी इस तरीके का ऑप्शन में डायरेक्ट डी आंसर हो जाएगी क्या, कि कथन 1 गलत है। अगर ये सही होता है कि हाँ कथन 1 सही, तब आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये सही है वैसे कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि भारत में जो यूरेनियम पाए जाते हैं वो इनरिच यूरेनियम नहीं है, यानी अच्छे क्वालिटी के यूरेनियम नहीं है, जिससे क्या है जो विद्युत उत्पादन किया जा सके। उसको पहले प्यूरीफाई किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से उसका सुधार किया जाता है, तब होता है। जो अभी भारत में उतना अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए हम अभी भी कोयले पर ज़्यादा निर्भर है। ठीक, दूसरा देखते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो कह रहा है 60%, तो हमने अगर थोड़ी भी पढ़ी होगी साइंटिफिक वगैरह, तो 60% बहुत ज़्यादा है। 60% से तो हम परमाणु बम बनाने के करीब आ जाएंगे। अगर इसे 10-20% बढ़ा दे, अगर 70-80% बना दे, तो हम तो परमाणु बम के करीब पहुँच जाएंगे। तो ये गलत हो जाएगा। और वैसे भी हमेशा ध्यान रखें, कुछ इस तरीके का जो है डेटा वो प्रायः गलत होता है। डेटा जो है, अब ये देखेंगे आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग ये बातें करेंगे कि डेटा जो है प्रायः रॉन्ग होता है। तो क्वेश्चन 2 गलत हो गया। तो जैसे ही क्वेश्चन 2 गलत हो गया तो अब क्या करेंगे, ये तो नहीं देखेंगे, यानी ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सीधे देखना नहीं है, पढ़ने की भी नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि कथन 2 तो गलत है। तो इसमें से अब हमें इस तरीके का शॉर्ट वाली आंसर पढ़ना पड़ेगा। मैं इसलिए ऐसे बातें कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम कम रहती है, आपको उस समय बहुत ज़्यादा वो जल्दी रहती है, पैनिक हो जाते हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहाँ। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर वही स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब देखिए, शिशुधानी स्तनी यानी मार्सुपियल जो कंगारू प्रजाति के होते हैं, इन सभी की प्रजातियों में से एक होता है कंगारू। शिशुधानी स्तनी होता है जो एक अविकसित बच्चे को जन्म देता है और उस बच्चे को अपनी पेट के थैली में रख करके बड़ा करता है। यानी जो उसका बच्चा जन्म लेता है वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होता है, तो उसको और अभी विस्तृत करने के लिए, डेवलप करने के लिए वो पेट में रख करके पालता है उसे। तो इसका एग्जाम्पल है कंगारू। तो प्राकृतिक रूप से है, भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि कंगारू कहाँ पाया जाता है, प्रायः ऑस्ट्रेलिया में। तो उसके भी जितने भी जीव है वो प्राकृतिक रूप से, नेचुरली यानी स्थानिक रूप से भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो ये सही है। ठीक, तो अब हमें दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं, शिशुधानी स्तनी केवल, अब यहाँ ध्यान दें आप, ये कह रहा है कि केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पाए जाते हैं, मतलब जहाँ शिकार ना होता हो और पर्वतीय घास स्थल में ही पनप सकते हैं। मतलब एक ऐसा केवल इसी क्षेत्र में उग सकते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड है, तो नहीं होगा, गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत कि कथन 1 गलत है, सॉरी चौथा गलत। अब सी सही होगा कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम वर्ड है। तो ऐसे ही अगर बार बार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाकर के हमें एक्सट्रीम वर्ड ये सब का पता चल पाएगा। ये इसकी आप इमेज देख ले कि ये रहा। अब जैसे इसने कंगारू है तो ये बच्चे को यहाँ ये अपने पेट की थैली में रख करके पालता है। तो मार्सुपियल्स वो होते हैं जो अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। हमेशा ध्यान रखें, मार्सुपियल्स वो होते हैं जो अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जो पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं। शिशुधानी स्तनी जिसको कहते हैं मार्सुपियल्स, वो अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, संक्रामक इन्वेसिव जीव जातु विशेषज्ञ समूह। संक्रामक जीव जातु विशेषज्ञ समूह यानी इन्वेसिव स्पेसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जातु डेटाबेस विकसित करता है, जो वैश्विक जो है संक्रामक जीव जातु की डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन के अधीन है। तो आप जानते हैं कि कोई भी जीव जंतु के लिए जो अगर कोई डेटा वो करता है तो IUCN है, रेड लिस्ट जारी करता है, बहुत सारे सूची वगैरह जारी करता है। ठीक, तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNDP,
संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNWCAD, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो हमारा इसका आंसर होगा वही IUCN। आप इन सभी के बारे में थोड़ी डिटेल जान लें। IUCN से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे 23 में तो है ही, 20 में भी, 15 में भी, 11 में भी। तो अगर आप पहले हम ये क्वेश्चन कर लिए रहते तो आराम से सही कर सकते थे। रीज़न ये है PYQ करने का, इसीलिए कहा जाता है कि पहले अगर आप इस तरीके से IUCN अगर करोगे तो उसके बारे में डिटेल पढ़ोगे, या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट डिटेल पढ़ाएगा तो उसे हम सॉल्व कर सकते थे। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में कि एक सबसे ऊपर की जो संस्था हो गई ऐसे, वो IUCN हो गया, उसके नीचे SSG होता है, उसके नीचे ISSG होता है। ठीक, तो यही है संक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है आक्रामक भी, आक्रामक। तो इन्वेसिव स्पेसीज, तो ISSG होता है, स्पेशल ग्रुप चाहिए होता है। तो ये IUCN के अंदर ही सबसे नीचे वाली संस्था है। उसके बीच में SSC आती है जो प्रजाति उत्तरजीविता आयोग है। ठीक, तो इसके बारे में आप देख लें। तो हमारा क्वेश्चन वो स्टेटमेंट ए सही है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए, इनमें से जो है रात्रिचर या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। मतलब कौन जो है आमतौर पर रात्रिचर यानी रात में या सूर्य डूबने के बाद ही अधिक सक्रिय होते हैं। तो सिंह, पुच्छी, मकॉक, और ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है और स्पेसीज से। और हमारे लिए एक एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन स्पेसीज वाली ही होती है। कहाँ से इतने स्पेसीज याद रखेंगे कि कौन सा क्या करता है, उसकी क्या विशेषता है। अब गिलहरी के बारे में 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया और वो आसानी से गलत क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के हो गए थे। तो निम्नलिखित प्राणी जगत पर विचार कीजिए, सिंह, पुच्छी, मकॉक, मालाबार सिवेट, सांभर हिरन, रात्रिचर या सूर्यास्त। तो इसमें से हमारा मालाबार सिवेट आंसर होगा। ये देख भी रहे हैं कि आप, ये रात में निकला हुआ है, तो ये रात्रिचर है। सिंह, पुच्छी, मकॉक जो है ये रात्रिचर नहीं होता है, ये दिन में निकलता है। ये हिरन जो है सांभर हिरन, ये संध्या के समय में निकलता है, यानी न दिन में और न रात में, ये बीच में। तो ये रात्रिचर में काउंट नहीं होता है, ध्यान रखें। सांभर हिरन हमेशा ध्यान रखें, कभी भी कंफ्यूज कर सकता है कि वो रात में निकलता है, नहीं, वो संध्या के समय में निकलता है वो। तो हमारा इसमें से केवल एक ऑप्शन है दूसरा, मालाबार सिवेट जो है वो रात्रिचर या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होता है। और भी रात्रिचर जीव है जो आगे हम देख लेंगे, आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करते हैं। यानी कौन सा ऐसा जीव है जो अपने सगे संबंधियों को एक दिशा दिखाने के लिए, खाद्य कहाँ है मतलब खाने की चीज़ें कहाँ है वो बताने के लिए एक दिशा या दूरी इंगित करता है, उसके लिए क्या करता है वो दोलन नृत्य करता है, वैगल डांस करता है कि ऐसे ऐसे गोल घूमेगा वो। तो ये मधुमक्खी होता है, तितली नहीं होगा, व्याध पतंग नहीं होगा और बरवाप्स भी नहीं होगा। यानी अब देखते हैं इन सभी को। तितली ये हो गए, ऐसे होती है तितली, ये देखें। फिर ये होती है ड्रैगन फ्लाई यानी व्याध पतंग, ठीक, जो गांव में इसे भी हम लोग तितली कहते थे बचपन में। फिर मधुमक्खी, तो ये तो है यही, ऐसे ही वो करती है, वो सर्कुलर तरीके से वो करती है, वही होता है दोलन नृत्य या वैगल डांस होती है। और बर जो है वास्प, ये होती है। ततैया भी इसी का पार्ट है, एक ही प्रकार के दोनों हैं। तो ये है बर और ये देख, इमेज से ध्यान में आ गया होगा। तो हमारा ऑप्शन है सी, मधुमक्खी। अब इसको, इस इन्फॉर्मेशन को कैसे कोई वो करेगा कि अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य स्रोतों की दिशा दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करता है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक एक स्पीसीज की विशेषता जानेंगे क्या। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। अब देखिए, कुछ छत्रकों मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में मनः प्रभावी गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में कीटनाशु गुण होते हैं और कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तिशील यानी बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। तो सबसे पहली बात, तो अगर किसी को भी नहीं पता होगा कि कुछ छत्रों में औषधीय गुण होते हैं या नहीं होते हैं, मनः प्रभावी होते या नहीं होते हैं, कीटनाशु गुण होते या नहीं होते हैं, जैव संदीप्तिशील होता है या नहीं होता है। पर हमेशा ध्यान रखिए कुछ कुछ, इसका मतलब है कि दुनिया में कुछ ऐसे न ऐसे मशरूम होते ही होंगे जिसमें औषधीय गुण होता होगा, यानी दवा, जिससे दवा बनाया जा सके, कुछ ऐसे रोगों के उपचार के लिए यूज किया जा सके। कुछ ऐसे गुण होते होंगे जो मनः प्रभावी साइको एक्टिव, जो नशीले पदार्थ उसमें पाए जाते होंगे। कुछ ऐसे होते होंगे जिसमें कीटनाशी गुण होते होंगे, जो कीटाणुओं के समाप्त करने वाले गुण होते होंगे। कुछ ऐसे मशरूम होते ही होंगे जो जैव मतलब थोड़ी लाइट में भी वो चमकते होंगे वो, ठीक। अब जैसे अंधेरे में भी चमकते होंगे, अंधेरे में भी वो दिखते होंगे इस तरीके से। तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो कुछ यही है
एनालिसिस करने का फ़ायदा कि जो एक्सट्रीम या जो नॉर्मल सॉफ्ट वर्ड है जैसे ये कुछ, तो ये प्रायः सही होते हैं कि हाँ कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप आराम से देखें और सीधे सभी 4। ठीक। अब फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। अब भारतीय गिलहरी की बात कर रहे हैं, कितने सही सुमेलित है। तो देखते हैं, वे भूमि में बिल बना करके नीड़ यानी घोंसला या उसकी घर कह सकते हैं का निर्माण करते हैं। तो भूमि में, क्या गिलहरी भूमि में बिल बना करके रहते हैं? तो अगर हमने थोड़ा भी देखा होगा तो पता होगा कि वो भूमि में बिल बना के नहीं रहता, वो पेड़ों पे बिल बना करके रहता है। तो ये तो गलत हो गया। और ये एक्सट्रीम वर्ड भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि पूरी जितने भी टोटल प्रजाति है इंडियन गिलहरी की, वो सारे क्या है कि भूमि में ही बिल बना के नीड़ का निर्माण करते हैं। तो नहीं, मान लेते ऐसा कहता है कि कुछ गिलहरी है जो भूमि में बिल बना करके अपने घर का निर्माण करते हैं, तो सही भी हो सकता था। कह रहा है कि पूरी भारतीय गिलहरी जो है भूमि में बिल बना करके, तो ये गलत है। ये एक्सट्रीम वर्ड के तरीके से हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीम वर्ड केवल वही नहीं होता कि केवल पूछ रहा है, हमेशा पूछ रहा है तो ही हो। कुछ ऑप्शन पढ़ के भी आइडिया लगाया जा सकता है कि वे भूमि में बिल बना करके क्या, तो पूरे भारतीय गिलहरी, तो ये गलत है। दूसरा देखते हुए, अपने भोज्य पदार्थों जैसे दृढ़ फलों यानी नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। अब यही फंसने वाली क्वेश्चन है। अगर ये मन में आइडिया आया कि भूमि में बिल बना करके अपने नीड़ का निर्माण करते, अगर ये गलत कर दिया तो ये भी सीधा गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब अगर वो भूमि में बिल नहीं बनाएगा, जब भूमि में अंदर घर नहीं बनाएगा, तो फिर वो भूमि के अंदर कैसे जमा करेगा? पर ये हमेशा ध्यान रखें, अगर दो ऑप्शन अगर एक जैसे हो कि भूमि के अंदर वाले भूमि में बिल बना करके, तो उसमें से एक गलत होगा तो एक सही होता है। उसमें प्रायः ऐसा होता है, हमेशा नहीं, एक्सेप्शन हो सकती है, पर प्रायः की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये गलत हो गया, तो अगर ये ट्रिक इस तरीके की अगर आपको आइडिया हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आइडिया हो तो थोड़ी रिस्क ले सकते हैं और इसे सही कर सकते हैं। तो भूमि के अंदर जमा करती है, तो हाँ ये सही है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो है वो पेड़ के नीचे जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो स्टोर करता है। ठीक है, गर्मी में स्टोर करता है ताकि वो सर्दियों में उसका यूज कर सके वो, क्योंकि सर्दी में बहुत ठंडी पड़ती है तो वो बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि यदि दो सिमिलर ऑप्शन हो, दोनों एक ही तरीके के ऑप्शन मिलता जुलता हो, तो उसमें से एक सही होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, अब फिर देखते हैं कि वे सर्वभक्षी होते हैं, तो बिल्कुल होगा। अब भारतीय गिलहरी में कोई ना कोई ऐसा तो होता होगा कि कुछ ना कुछ तो कीट खा ही जाता होगा। तो अब कुछ कीट खाया गया तो कुछ फल फूल खाया, कुछ कीट खाया, तो सर्वभक्षी हो गए। तो हमारा 2 और 3 सही है, केवल 2। इसीलिए यूपीएससी की पेपर 2023 बहुत टफ थी, क्योंकि उसमें केवल 1 केवल 2 ऐसे एलिमिनेशन प्रोसेस ऑप्शन के माध्यम से तो एलिमिनेशन बहुत कम हो रहे थे। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देख लीजिए एक बार पहले गिलहरी की इमेज, ये रहे गिलहरी भाई साहब। इनके बहुत सारे अलग अलग प्रजाति होते हैं, इसी में अलग अलग, केवल ये हमारे इंडियन गिलहरी, पर इसमें अलग अलग गिलहरी भी होते हैं। ये खड़े होकर के सूर्यदेव को देख रहे हैं, फिर बहुत सारे ये देखिए, वैसे होता तो बहुत प्यारा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारे कितने 80 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए। टाइमिंग हो गए 40-43 मिनट, हो पाएगा नहीं, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। सही कौन पूछ रहा है? तो अब यहाँ भी देखें क्या है कुछ। अब ये सब अगर कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक क्या होता है? जब जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है तो वह जल का क्वथनांक होता है। तो कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होगा दुनिया में जो कहीं ना कहीं होगा जो जल के क्वथनांक वाले तापमान से ऊपर भी रहता होगा। कुछ सूक्ष्मजीव जो है हिमांक से नीचे यानी 0 डिग्री, हिमांक क्या है? जल का जमना 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री के नीचे भी रह सकते हैं। एक वातावरण में आराम से वो रह सकते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर के नीचे भी। कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम पीएच यानी 7, अगर पीएच मान जो होता है 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है, अगर 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है, और 7 से कम हो तो वो अम्लीय होता है। तो 7 से जितना कम होते जाएगा वो अम्लीय होते जाएगा। तो कह रहा है कुछ सूक्ष्मजीव जो है 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल होगा, कुछ ना कुछ दुनिया में ऐसे ही होंगे। और कुछ हो चाहे या नहीं हो, कुछ हो गया बस। इसमें देखे सीधे सभी 3 सही है। फिर हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन
किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। अब कहाँ हम कैमरा लेकर के या दूरबीन लेकर के थोड़ी ना बैठे रहेंगे किसी जानवर को देखने के लिए कि लकड़ी के लट्ठे से छिद्र बना बना करके कीड़ों को निकाल रहा है। तो इसीलिए स्पेसीज की क्वेश्चन गलत हो जाती है कि इतने कहाँ से इन्फॉर्मेशन पता होगा कि पता चला कि हम दूरबीन लेकर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कौन सा जानवर जो है वो लकड़ी के लट्ठे से वो पेड़ को अंदर से खुरच खुरच करके जो वो निकाल रहा है, कीड़े निकाल रहा है। तो इस देखते हैं इसका मतलब क्या है कि जैसे ये पेड़ है और ये कोई जानवर है, ये जानवर थोड़ी एक अलग टाइप की जानवर हो गई। तो अब इसने लकड़ी के छिलके लिए और इसे खुरच खुरच के इसमें जो कीड़े होते हैं उसे निकालता है, तो औजार के रूप में उसे कहा जाता है कि औजार के रूप में प्रयोग करता है। तो ये ओरंगटाउन होगा। मत्स्य मार्जर फिशिंग कैट नहीं होगा, ऊदबिलाव नहीं होगा, स्लॉथ बियर नहीं होगा। तो ये रहा हमारे औजार बनाने वाले खुरचने वाले भाई साहब, ये भी अलग ही दिख रहे हैं। तो यही है ओरंगटाउन, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के स्थानों में स्थानिक है वहाँ के। ठीक, ये भाई साहब फल खा रहे हैं और हमें ऐसे ऐसे को काम करते हैं जो यूपीएससी पूछ लेते हैं, तो हमारा जीना हराम हो जाता है, हमारी सुकून छीन लेते हैं। फिर मत्स्य मार्जर देखिए, अगर फिशिंग कैट की बात करें तो मत्स्य मार्जर में ये देखिए, ये है जो बाघ की तरह, उसके तेंदुए की तरह इस पर लाइन है, धारी है, और ये कैट है। ये ध्यान रखें, ऊपर हमने क्या पढ़ा था निशाचर प्राणी के बारे में, तो ये फिशिंग कैट ये भी एक निशाचर प्राणी होता है। ठीक, ऊपर हमने मालाबार सिवेट पढ़ा था, वो निशाचर प्राणी होता है। फिर ये भी फिशिंग कैट जो है, ये ध्यान रखें, मालाबार कैट के साथ फिशिंग कैट भी निशाचर प्राणी होते हैं। ये रहे हमारे भाई साहब ऊदबिलाव जी, और ये रहे स्लॉथ बियर जो गुर्देल के तरीके से देख रहे हैं वो। तो हमारा आंसर बी ओरंगटाउन है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की क्वेश्चन को अगर ना हो तो आप आसानी से स्किप करिए और आगे बढ़िए, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन का कोई एलिमिनेशन कुछ प्रोसेस नहीं होता है, सीधा आए तो आए, नहीं आए तो आगे बढ़ो, बात खत्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरोसोल, फोम एजेंट, अग्निमंदक, स्नेहक, ल्यूब्रिकेंट, उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? तो ये देखो, एरोसोल इस तरीके की होती है कि वायु में जो है ये कुछ इस तरीके की मौजूद होते हैं, वायु में कुछ कण जैसे मौजूद जो होते हैं वो एरोसोल हो गए। फोम एजेंट की बात करें तो अगर हम सरफ या फिर साबुन वगैरह से जो फोम बनते हैं घोल करने पे, तो वो हो गए फोम एजेंट। अग्निमंदक यानी आग को बुझाने वाले, अग्निमंदक आग को कम करने वाले, बुझाने वाले। स्नेहक, ल्यूब्रिकेंट, ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि स्नेहक जो है, लुब्रिकेंट, ये दो पदार्थों या दो वस्तुओं के बीच जो है घर्षण कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, ताकि उससे जो है किसी, जैसे मान लेते हैं बॉल बैरिंग में, तो उसको यूज कर देंगे। जैसे मान लेते हैं ऑयल या मोबिल, कुछ ऐसे टाइप के होते हैं जो अगर हम जो बॉल बैरिंग में डाल देंगे तो उनसे घर्षण कम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है एरोसोल, फोम एजेंट और अग्निमंदक। तो आप जब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ठीक से देख से, क्योंकि ये CFC, HFC, HCFC के स्थान पे आया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें से 1, 2, 3, केवल 3। अब ध्यान दें, हमेशा जब भी इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हो कि अगर 3 ऑप्शन हो तो उसमें सभी 3 नहीं होता है, अगर 4 हो तो उसमें भी प्रायः सभी 4 नहीं होते हैं, जब तक कि कुछ ऐसे वर्ड नहीं लगा हो जैसे कुछ, केवल, ये सब एलिमिनेशन प्रोसेस ना लगा हो। तो हमेशा पूरा का पूरा आंसर नहीं होता है, सभी 4। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा नहीं होता, होता भी है, पर एक्सेप्शनली अगर इसमें से आपको 2-3 भी ऑप्शन आइडिया लग जाए तो फिर आप सभी 4 को हटा सकते हो उसे। ये बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधारिक संरचना निवेश न्यास इन्वेट्स में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। जो आय दी जाती है, ये आय जो है निवेशकों में वितरित की गई, वो कर से छूट है उसको, और किंतु जो लाभांश है वो कर योग्य है। तो सबसे पहले तो बात हमें मालूम होनी चाहिए कि आय और लाभांश क्या होती है। ठीक, ये भी समझेंगे। अब आधारिक संरचना निवेश न्यास ये क्या होती है? तो जैसे मान लेते हैं कि ये आप हो, आपने, और ये म्यूचुअल फंड है, तो आपने इन्वेस्ट किया। अब ये म्यूचुअल फंड वाले भाई साहब भी कहीं और निवेश करते हैं, फिर इनसे इनको रिटर्न मिलता है, तो फिर ये आपको रिटर्न देते हैं। ठीक, ऐसे प्रोसेस होती है म्यूचुअल फंड में। तो अब मान लेते हैं ये आपको, डायग्राम के लिए दिल से सॉरी, क्योंकि मेरी ऐसी ही डायग्राम है। ये लो, मान लो, ये इमेजिन करो कि आप ऐसे आपके, हाँ, ये रहा इन्वेट्स, तो आपने इसमें निवेश किया, कुछ पैसे दिए उसे, इसने क्या किया, एक बहुत लंबे प्रोजेक्ट, आधारभूत संरचना में निवेश करता है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, रोड हो गए,
हाईवे हो गए, इन सभी तरीकों में वो निवेश करेगा, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में जो दीर्घकालिक प्रोजेक्ट होते हैं, जो लंबे समय तक बनते हैं। दीर्घकालिक प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो लंबे समय तक निर्माण हो रहे हैं। तो आधारभूत संरचना में निवेश किए, फिर यहाँ से कुछ टाइम बाद जो उसके रिटर्न मिलेगा तो फिर ये आपको रिटर्न देगा। तो ये होता है इनविट्स का कार्य होता है। ये एक संस्था होता है जो आपसे पैसे लेकर के, बैंक से पैसे लेकर के इसमें निवेश करेगा, फिर जो उससे रिटर्न प्राप्त करेगा उससे आय देगा। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि आपने जो इसे दिया, कुछ शुरू में आय दिया, निवेश पेमेंट दिया निवेश करने के लिए इनविट्स को, उसने निवेश किया, तो उससे जो फिर जो रिटर्न मिला तो वो कह रहा है कि कर से छूट प्राप्त है। तो ये गलत है। उससे जो आपको रिटर्न मिलेगा, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो क्या है, उस पर कर लगता है। तो अब लाभांश क्या है? तो लाभांश होता है कि जैसे अब आपने किसी प्रोजेक्ट में हिस्सा लगाया तो अब आप मालिकाना हक ले, कि बाई चांस आपने यहाँ पैसे दिए, इसने निवेश किया, पर ये जो है टैक्स यहीं चुका दिया सरकार को, तो जो आपको लाभांश, लाभ का जो अंश मिल रहा है उसमें आप कर देने की नीड नहीं है। तो यही कह रहा है कि क्या लाभांश कर योग्य है? तो नहीं। अगर इसने यहाँ चुका दिया तो कर योग्य नहीं है, अगर नहीं चुकाया तो ये भी कर देने योग्य हो गया, और आय तो आपको कर देना ही पड़ेगा। ये तो हमारा क्या है, आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है, गलत है। आय जो दिया जाता है वो कर योग्य है। लाभांश कर योग्य होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है, वो डिपेंड करता है कि वो चुकाया या नहीं चुका इनविट्स वाले। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, इससे बेहतर है आप इंग्लिश देख ले और सीधे सरफाइसी एक्ट 2002 देखें आप। वैसे अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो फिर हमारा आंसर तो सीधे मिल जाता, पर फिर भी हम दूसरे को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पहला गलत है तो डायरेक्ट हम आते हैं कि पहला गलत है तो दूसरा सही होगा, पर फिर भी देखते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इनविट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब ऋणी का क्या मतलब है? ऋणी का मतलब होता है कि जैसे अब आप होइए, आपने किसी बैंक से लोन लिया, ठीक, इसने बैंक ने आपको लोन दिया और आप इसको चुकता ना करो तो फिर आप बैंक की ऋणी हो जाओगे। तो इसके बदले बैंक क्या करेगा? अगर आप चुकता नहीं करते, अगर उसने एनपीए घोषित कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो आपकी संपत्ति को जब्त कर सकता है, नीलाम कर सकता है। तो वो यही कह रहा है कि इनविट्स को जो है ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है कि अगर इनविट्स बैंक से लोन लिया और अगर चुकता नहीं किया तो इनविट्स की क्या संपत्ति जब्त की जा सकती है उस संस्था की? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है ये। और ये बाद में जब 2021-22 में संशोधन हुआ तब उसमें ये प्रस्तावित किया गया था, लाया गया था। तो इतना तो हमें मालूम होता नहीं कि भाई सरफेसी के अंदर इनविट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है या नहीं है। ये तो एक ऐसा है कि एनपीए को संपत्ति वसूलने से संबंधित है ये, अब इतना कहाँ डिटेल में मालूम रहता है। तो आप डायरेक्ट ये कथन 1 गलत है सीधा आंसर करें कि हाँ भाई कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ठीक है, वैसे ध्यान रखें सरफेसी 2002 के अंदर जो है इनविट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऋणी के रूप में मान्यता क्या प्राप्त मतलब क्या हुआ कि आपने बैंक से ऋण लिया, अगर आपने नहीं चुकाया तो आप ऋणी हो गए, लेंडर हो गए। तो बैंक क्या करेगा? आपकी संपत्ति को आपकी एनपीए घोषित कर देगा जो उसने लोन दिया था, उसके बदले उसका चुकाने के लिए, चुकता करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपकी संपत्ति को जब्त कर सकता है, नीलाम कर सकता है। उसके कुछ संस्था होते हैं उसके माध्यम से वो करता है, वो सभी आप इकोनॉमिक्स में पढ़े। ठीक है, 22 नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर वही है कि सही कौन है, 2 स्टेटमेंट वाली, ये तो सबसे ईजी होती है कि कोविड विश्व महामारी के बाद जो है हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी है। दूसरा, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमत, यदि उपभोक्ता कीमत यानी जो महंगाई बढ़ रही है उससे मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार, यानी मौद्रिक नीति के उपाय से क्या हम उसे कम किया जा सकता है। यानी जो महंगाई बढ़ रही है, आप शब्द देखें हिंदी में कैसे पूछते हैं इकोनॉमिक्स का, इसीलिए कभी कभी इंग्लिश में देख लेना चाहिए कि उनके पास जो बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों, ये थोड़ी कन्फ्यूजन है। फिर मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने का सामर्थ्य है, यानी महंगाई को रोकने का सामर्थ्य है मौद्रिक नीति के माध्यम से। तो देखते हैं अगर पहला क्वेश्चन हमारा सही होगा या गलत होगा। कोविड महामारी के बाद विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी, बिल्कुल सही बात है। अब उसने क्यों बढ़ाई, ये बात समझने वाली है। अब जैसे ही कोविड महामारी खत्म हुई, मार्केट ओपन हुआ तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई ज़्यादा होने लगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी मार्केट में। एकदम लोग क्या करेंगे, बैंकों से ऋण लेने लगे, ऋण से अपनी चीज़ें बाज़ार से खरीदने लगे,
तो जैसे ही ये खरीदने लगे, डिमांड बढ़ गया तो उससे महंगाई बढ़ने लगा। तो उसने बैंक ने क्या किया कि ब्याज दर ही बढ़ा दी कि भाई अगर आप पहले बैंक से 4 रुपये लोन ले रहे थे तो अब केंद्रीय बैंक, मान लेते हैं ये आरबीआई है, ये केंद्रीय बैंक, ये बैंक है और ये आप हो, इसने यहीं मान लेते हैं बढ़ा दिया, वो रेपो रेट बढ़ा दिया। अब रेपो रेट क्या होता है वो आप समझे, एक नॉर्मल एग्जांपल पे समझते कि मान लीजिए इसे ये 10 रुपये देता था तो पहले 5% के ब्याज से देता था, मान लेते हैं कि 100 रुपये दिया तो इसको 5 रुपये ब्याज देना पड़ता था। अब ये क्या कह रहा है कि भाई अब हम 7 रुपये ब्याज लेंगे, तो ये 100 रुपये देगा तो ये 7 रुपये ब्याज देगा। तो अब ये भी पहले क्या करता था, इससे मान लेते हैं कि 6 रुपये लेता था, क्योंकि इससे 5 पहले ये 5 देता था तो ये 6, अब ये 7 कर दिया तो ये कहेगा भाई हम भी आपसे 8 या 9 लेंगे। तो इसने, इस बैंक ने भी आपको ब्याज महंगा देना स्टार्ट कर दिया कि पहले आप अगर बैंक से लोन लेते थे तो आपको कितने 100 रुपये पे 6 रुपये लोन वो ब्याज चुकाना पड़ता था, पर अब क्या है कि आप 100 रुपये लोन ले रहे हो पर आपको 8 रुपये देना पड़ रहा है। तो इसीलिए जब ब्याज महंगा हो गया, तो ब्याज महंगा करने का कारण यही है कि जैसे ही मार्केट ओपन हुई वह इसमें बहुत धड़ल्ले से सप्लाई एंड डिमांड की चीज़ें बढ़ने लगी थी, तो महंगाई बढ़ने लगी। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं, बिल्कुल सही बात है, केंद्रीय बैंक क्या करते हैं, मौद्रिक नीति के उपायों से। अब मौद्रिक नीति क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो वही तो है जो जैसे मैंने कहा कि रेपो रेट। अब जैसे हमारे लिए क्या होता है, बैंकों के लिए नॉर्मल ब्याज दर होता है, पर केंद्रीय बैंकों जैसे आरबीआई के लिए, बैंकों के लिए जो है वो रेपो रेट होता है कि हम आपको पैसे तो देंगे पर रेपो रेट जैसे 5.5% है तो उसने 6% कर दिया, इस तरीके से। ठीक, तो केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों यानी महंगाई को नियंत्रित करने। अब ये उपभोक्ता कीमत बढ़ती हुई का क्या मतलब है कि जैसे डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई कम है, सप्लाई उतना ही है और डिमांड ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो उसे क्या है कि फिर महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगा। कि मान लेते हैं कि मार्केट में 5 ही सामान है, तो पहले 5 ही उपभोक्ता थे कि 5 ही खरीदार वाले लोग थे, अब सामान 5 ही है और उपभोक्ता अब मान लेते हैं कि 8 हो गए, डिमांड ज़्यादा हो गई उनकी। या फिर वही 5 उपभोक्ता अब कह रहे कि हम अकेले 2-2 लेंगे, पहले एक लेते थे अब 2-2 लेंगे। तो इसीलिए जो महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है उसे मौद्रिक नीति के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है तथा कथन 2 एक ही व्याख्या करता है। जब मौद्रिक नीति के माध्यम से कम किया जा सकता है तभी तो ब्याज दर वो बढ़ा दिया, रेपो रेट वगैरह बढ़ा दिया होगा, ये तो समझने वाली बात है नॉर्मल। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक व्यापक साधन हो सकता है। अब देखिए, हम इसे देखते हैं। कार्बन बाजार, कार्बन की मार्केटिंग होती है कि CO2 कम करे, CO2 ज़्यादा करे तो उसकी कुछ क्रेडिट्स होती है, जो कम करते हैं वो बेचते हैं, जो ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं वो खरीदते हैं, कुछ ऐसे मार्केट्स होती है। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का कुछ साधन है जिसमें से एक व्यापक साधन हो सकता है कि हाँ एक, ये व्यापक शब्द मत देखे, ये देखे कि उनमें से एक कह रहा है कि हाँ एक साधन हो सकता है, व्यापक साधन बिल्कुल हो सकता है। कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, यानी बी। अब देखते हैं क्या है ये कार्बन बाजार। क्या होता है कि मान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक ये सीमा निर्धारित कर दिया कि इस लिमिट से ऊपर आप कार्बन का उत्सर्जन नहीं करोगे, पर कुछ एक कंपनी या देश जो हो गया नहीं, वो अब उत्सर्जन इतना कर लिया, आगे बढ़ा लिया, और कुछ जो है यहीं तक पूरा कर भी नहीं पाया, कम ही किया, तो इसको इसके बदले में कुछ क्रेडिट्स या कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, और इसको निगेटिव हो गया तो अब ये क्या करेगा, ये क्रेडिट इसे बेच सकता है और ये इसे पेमेंट देगा, खरीद सकता है। तो यही कार्बन बाजार होता है जिसे कैप एंड ट्रेड कहते हैं। कैप का मतलब यहाँ एक कैप निर्धारित कर दिया और फिर अगर जो ऊपर गया और जो नीचे आया तो वो अपने में ट्रेड करते हैं वो, तो यही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। तो अब क्या है, संसाधनों का क्या मतलब है कि भाई आपने ट्रेड किया, दो हो सकती है संसाधन का मतलब कि मान लेते हैं ये कैप है, यहाँ तक आपको करना है, तो आपने क्या किया, इतना ही उत्सर्जन किया, तो आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट अर्ज हुए, आप कोई एक कंपनी हो, ठीक, तो अब जो आपको क्रेडिट पॉइंट मिले हैं वो तो आप सरकार को दे दो, या फिर जो आपने बेच करके किसी अन्य से जो पैसा लिए तो वो आप सरकार को दो, ताकि सरकार भी किसी और छोटे उद्यमों या फिर किसी और विकास के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। तो हाँ, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं, दोनों सही है, पर अब ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है।
तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 का कथन 1 की व्याख्या नहीं है। 24 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंधेकरण का एक भाग के रूप में जाना जाता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि वही भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंधेकरण स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है कि स्टेरिलाइजेशन का एक भाग क्या है। तो हम देखेंगे स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब है। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है जो आरबीआई है बंधीकरण। आप ध्यान रखें हमेशा ये कि हमारे मार्केट में यदि कोई बाहर से पैसा आया या बाहर से पैसा गया तो इससे जो मार्केट में मनी सप्लाई पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ जो नियम या कुछ पॉलिसी या कुछ इनिशिएटिव करती है उसे ही स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक, यानी कुछ पैसे विदेश से आया, जैसे डॉलर आया तो डॉलर बाहर गया तो उससे रुपए क्या इम्पैक्ट हुए, कैसे हुए, इससे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई स्टेरिलाइजेशन के माध्यम से जो करती है वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। वो ओएमओ के माध्यम से करती है, खुला बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। अब ये क्या है, तो ओएमओ जो है एक प्लेटफॉर्म है मान लेते हैं जिसमें आरबीआई क्या किया, अगर मार्केट में पैसे ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है कहने का मतलब मनी सप्लाई मार्केट में बहुत बढ़ गए हुए हैं, तो क्या करेगा, ओएमओ के माध्यम से है वो यहाँ सिक्योरिटी मार्केट में बेचा। मार्केट में पैसे ज़्यादा है तो ये पैसे जो है अतिरिक्त पैसे को, तरलता को ये सोख लिया। ठीक, अगर वही यहाँ पैसे कम है तो ये क्या करेगा, सेल करेगा यहाँ। ठीक, यहाँ तो बाई कर रहा है, सॉरी यहाँ तो सेल कर रहा था कि पैसे ज़्यादा है सोख लिया। अगर यहाँ पे पैसे कम है तो सिक्योरिटी बाई करेगा और ये पैसे देगा। ठीक, तो यही ओएमओ होता है कि पहले क्या करेगा, अगर इसमें मार्केट में तरलता ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है तो सिक्योरिटी सेल करेगा और पैसे सोख लेगा। अगर पैसे कम है तो वो बाई करेगा सिक्योरिटी और वो पैसे मार्केट में सप्लाई कर देगा। तो यही ओएमओ का काम होता है। और एक और भी होता है कि गवर्नमेंट के माध्यम से जो है वो बॉन्ड का भी इधर उधर किया जाता है। तो ये ध्यान रखें स्टेरिलाइजेशन क्या होती है और ओएमओ क्या होती है, वो आप ठीक से इकोनॉमिक्स में पढ़ ले तो हमारा ये सही है। अब इसमें कोई भी एलिमिनेशन कुछ नहीं लगता है क्योंकि इस तरीके का जो फैक्चुअल या इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन जो होती है वो डायरेक्ट सही होती है या फिर डायरेक्ट गलत होती है। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए, सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्र अवधि द्रव्य बाजार यानी कॉल मनी मार्केट, कोषपत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक बाजार। कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने पूंजी बाजार होते हैं। अब मार्केट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मनी मार्केट मुद्रा बाजार और एक होता है कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार। तो अब मनी मार्केट में क्या होता है कि एक वर्ष से कम की अवधि के लिए, यानी एक वर्ष से कम की अवधि के लिए जो है वो लेन देन होती है, किसी भी मतलब अल्पकालिक होती है ये। जैसे कोई भी मान लेते हैं कि ये स्टॉक हो, वो बॉन्ड हो, कुछ भी हो, पूंजी हो, वो उसको एक वर्ष से कम के लिए लेन देन होगा, बैंकों के बीच हो चाहे लोगों के बीच हो, कैसे भी जो एक वर्ष से कम के लिए होती है वो मनी मार्केट में होती है। पूंजी बाजार में क्या होता है कि स्टॉक या इक्विटी या जो भी हो उसका एक वर्ष से ज़्यादा के लिए, एक वर्ष से प्लस के लिए जो लेन देन होती है वो होती है। यहाँ दीर्घकालिक पूंजी कहलाती है ये, दीर्घकालिक पूंजी यहाँ अल्पकालिक होती है। ठीक, एक वर्ष से कम, और कैपिटल मार्केट में एक वर्ष ज़्यादा, तो इसे लॉन्ग टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म और मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म होती है। तो कह रहा है सरकारी बॉन्ड बाजार, क्या यह पूंजी बाजार है या फिर वो मनी मार्केट में शामिल होता है? तो ये जो है पूंजी बाजार में शामिल होता है। क्यों? क्योंकि सरकार की जो बॉन्ड है प्रायः जो है बॉन्ड का माध्यम क्या है, वही डेप्ट होता है। तो सरकार दो तरीके से जारी करती है, एक है डेप्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक है ट्रेजरी बिल। तो ये जो बॉन्ड वाला है ये होती है पूंजी बाजार। वही सरकार की एक ट्रेजरी बिल जो होती है वो मनी मार्केट में हो जाएगा, यानी वो शॉर्ट टर्म होती है, और ये लॉन्ग टर्म होती है, दीर्घावधि होती है, दीर्घावधि के लिए ये लेन देन किया जाता है। और ट्रेजरी बिल जो है वो शॉर्ट अवधि के लिए लेन देन किया जाता है। ठीक, तो हमारा पहला सही है। दूसरा है शीघ्र अवधि, इसका नाम ही है शीघ्र अवधि द्रव्य बाजार। तो ये तो पहले ही गलत हो गया कि भाई ये जल्दी वाला है कि एक वर्ष से कम वाला, ये मनी मार्केट से है। उससे भी क्या है तो आप ध्यान रखें, यहाँ क्या है कॉल मनी मार्केट, तो आप मनी से याद रखें कि हाँ ये मनी मार्केट के लिए ही है। दो ऑप्शन है, या तो आप हिंदी में शीघ्र अवधि रखें या इंग्लिश में कॉल मनी, तो आप मनी से समझे कि हाँ ये मनी मार्केट की है, तो ये तो गलत हो गया, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है ये। ठीक,
अब इसमें मनी में एक 3 होती है। पहला होती है कॉल मनी, दूसरा होती है नोटिस मनी, तीसरा होती है टर्म मनी। कॉल मनी होती है 1 दिन के लिए मात्र, नोटिस मनी होती है 2 से 14 दिन के लिए, और टर्म मनी जो होती है 14 दिन प्लस होती है, पर वो 1 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती है वो, ठीक। तो 14 दिन यानी 15 दिन से लेकर के 1 साल तक, तो ये होती है। तो ये सभी वो शॉर्ट टर्म के लिए है, मनी मार्केट है। तो मनी और शीघ्रावधि से ध्यान रखें। कोषा पत्र यानी ट्रेजरी बिल, तो हमने अभी बात किया ना कि सरकारी की बॉन्ड जो होती है ये डेब्ट, ये लॉन्ग टर्म, जबकि ट्रेजरी बिल जो होती है ये शॉर्ट टर्म होती है। तो ये गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं। स्टॉक बाजार इक्विटी, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है कि ये लॉन्ग टर्म निवेश होता है, इसका लेन देन होता है लॉन्ग टर्म। तो ये 4 होगा। तो 1 और 4 हमारा आंसर है, तो इसमें केवल 2। तो स्टॉक बाजार क्या होता है? स्टॉक बाजार इक्विटी यानी किसी भी चीज़ में आप निवेश करो तो उसमें आपको मालिकाना हक मिलता है, कुछ स्वामित्व मिलती है। तो वो लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली होगा। अब 3-4 महीने के लिए तो मालिकाना हक मिलेगा कि नहीं, कि भाई मैं 3 महीने के लिए मालिक हो गया फिर उसके बाद मैं हटा दिया जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टॉक बाजार ये इक्विटी जो होता है, अगर आप उसमें किसी कंपनी में निवेश करते हो इक्विटी के माध्यम से, तो आपको स्वामित्व मिलती है उस कंपनी में, कि आपको 2% शेयर का स्वामित्व मिला। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो हमारा क्या है, 1 सही है, 4 सही है, केवल 2। पूंजी बाजार, तो आप पूंजी बाजार और मनी बाजार यानी मुद्रा बाजार के संदर्भ में देख ले ध्यान से। देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? लघु कृषक बड़े खेत, अब इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये लघु कृषक है, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ ऐसे लघु कृषक है। इन सभी ने डिसाइड किया कि हम सभी मिल करके खेती करेंगे, तो इन सभी ने खेतों को मिला लिया तो एक बड़ा खेत हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये ठीक से मशीन का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, पैसे की कमी हो जा रही थी, ये सभी कर रहे थे। अब सभी मिल करके खेती करने लगे तो अब इसमें आसानी से खेती कर पाएंगे। तो वही इसकी अब वर्णन कह रहा है कि इसका संकल्पना का क्या मतलब है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सामूहिक कृषि भी बोलते हैं, सामूहिक कृषि या सहकारी कृषि भी बोलते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक। तो लघु कृषक बड़े खेत का मतलब ये हो गया। अब कह रहा है कि युद्ध के कारण अपने देशों में सबसे बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर, जिससे वे सामूहिक खेती पर उपज को आपस में बांटते हैं, पुनर्स्थापन करते हैं। ये युद्ध के कारण कहाँ से मामला आ गया? तो ये तो पहले ही गलत हो गया। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक, सीमांत मतलब छोटे फार्मर, मार्जिनल फार्मर, ठीक। एक होते हैं सीमांत, लघु किसान ऐसे होते हैं, तो सीमांत फिर लघु फिर ऐसे ही होते हैं। तो सीमांत किसान, छोटे किसान अपने आप को समूहों में, तो ये मान लेते हैं सीमांत किसान हो गए, अपने आप को समूहों में, तो ऐसे समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं। यानी कुछ कृषि कार्य करते हैं, चुनिंदा जो भी करना हो तो उस कृषि में कार्य करके अपनी बढ़ोतरी करते हैं। सी कह रहा है किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर, कि अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ यानी किसी कंपनी के साथ संविदा कर अपने जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पर वो ज़मीन ही दे दे किसी अवधि के लिए किसी कंपनी को, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमति राशि का भुगतान करता है, बिल्कुल भी नहीं, वो ज़मीन नहीं देता है। डी है कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में, कोई कंपनी किसी क्षेत्र की कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारी और सामग्री की निविष्टियाँ प्रदान करती है, इनपुट्स प्रदान करती है, ठीक है। मटेरियल इनपुट्स, निविष्टियाँ का मतलब देखिए इस तरीके के ऑप्शन में ना ये ऑप्शन, ये शब्द जो है ना कुछ ये गेम चेंज कर देते हैं। इसका मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है कि निविष्टियाँ क्या होती है। तो निविष्टियाँ प्रदान करती है, इनपुट्स होता है कि कुछ इनपुट्स प्रदान करते हैं, जैसे खाद हो गए, बीज हो गए, कुछ मशीन हो गई, इस तरीके का, ताकि वे कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी ज़रूरत की कृषि पण्य का उत्पादन कर सके। अब भाई अगर कंपनी की ज़रूरत की कृषि का उत्पादन कैसे करेगा कोई? अब वो कहेगा कि मुझे कपास उत्पादन है और वो ऐसे क्षेत्र में चला जाए जहाँ कपास उगता ही नहीं हो, रेगिस्तान में चला जाए, तो ये नहीं होगा। तो इसका एकदम परफेक्ट आंसर है ये बी। किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं का संचालन करते हैं, वो अपने तरीके से करते हैं, ठीक। तो बी आंसर हो गया हमारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार काले तिल यानी नाइजर, जिसको गुइजोटिया एबीसिनिका भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है उसका, के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या मतलब है कि मान लेते हैं ये तिल है, अब इसकी मार्केट वैल्यू जितनी भी हो सरकार डिसाइड कर देगा कि इस तिल की कीमत
1000 रुपये MSP है। कितने? 1000 MSP। इसका क्या मतलब है कि आप 1000 ऊपर से मार्केट में अगर कोई रेट दे रहा है तो आप 1100, 1200, 1300, 2000 जितना भी दे रहा है आप दे दो। अगर 1000 से कम कीमत पे यदि मार्केट में कोई कीमत दे रहा है आपको 1000 से कम पे, तो 1000 रुपये में मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि सरकार आपसे वो खरीद लेगी 1000 रुपये में। 1000 रुपये से कम अगर मार्केट प्राइस है तो सरकार 1000 रुपये दे करके आपको खरीद लेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी 1000 तो इसकी मिनिमम हो गई और सपोर्ट, इसको सरकार सपोर्ट करके वो इतना दाम देता है। तो यही मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर मार्केट में जितने भी पेमेंट मिल रहे हो आप बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे कम अगर मार्केट में उस वस्तु की दाम हो गई, कम हो गई, तो सरकार जो है 1000 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस किया था कि हम इतना 1000 रुपये से अगर कम होगा तो हम खरीद लेंगे, तो वो ले लेती है। तो तिल को MSP प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही है। अब आप वो पढ़े कि किस किस फसलों को MSP दिया जाता है। दूसरा, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। ठीक, भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों को तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए कुछ, तो अब कह रहे हैं भोजन पकाने के लिए, तो कुछ है तो बिल्कुल सही हो सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन था कि ये आइडिया है या नहीं, ये तो सही है कि हाँ वो दिया जाता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराती है, तो तिल के लिए है बिल्कुल। काले तिल की खेती खरीफ फसल के रूप में की जा सकती है। ये भी है कि अगर आप खरीफ फसल थोड़े भी ध्यान रखो तो उसमें काले तिल आ ही जाएगी। वैसे भी ये सामान्य कथन है कि हाँ खरीफ फसल में कौन कौन है, तो तिल वगैरह तो होता ही है, तो आइडिया है। तो ये तीनों कथन सही है। अब यहाँ भी एक एक्सेप्शन आ गया। हमने पहले पढ़ा था कि सभी 3 प्राय नहीं होते, पर ये आप देखो एक्सेप्शन। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन की नीड होगी, बिना इन्फॉर्मेशन के आप कितना एलिमिनेशन, कितने ट्रिक लगाओगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। एलिमिनेशन प्रोसेस या लॉजिक या गेस तभी लगती है जब आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो। अदरवाइज यू कांट डू दिस, आप कर ही नहीं पाओगे ये। तो वही वाला मामला है। तो यहाँ सभी 3 हो गए कि हाँ ये सभी सही है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। निवेश, इन्वेस्टमेंट पर उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? एक होता है मूर्त जिसको टेंजिबल बोलते हैं, और एक होता है अमूर्त जिसको इनटेंजिबल बोलते हैं। तो मूर्त का मतलब है कि जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अमूर्त का मतलब है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो यही है। अब देखते हैं ब्रांड पहचान। अब मान लेते हैं किसी की ब्रांड पहचान है, तो क्या हम उसको महसूस करेंगे? क्या उसको टच कर सकते हैं कि भाई ब्रांड है कि मैकडोनल्ड ब्रांड है, रिलायंस का कुछ ब्रांड है, तो क्या उसे देख पाएंगे, टच कर पाएंगे? तो नहीं होती है। वो ब्रांड पहचान एक जो है मूर्त निवेश के रूप में है, वो अमूर्त के रूप में है। मतलब मूर्त का मतलब है कि भौतिक रूप में मौजूद होना चाहिए, अमूर्त का मतलब है भौतिक रूप में नहीं। जैसे सेवा, अब सेवा को हम थोड़ी ना भौतिक रूप में कह सकते हैं कि ये सेवा है, हम वो डिफाइन करते हैं कि हाँ सेवा की कैटेगरी में ये आते हैं। तो ब्रांड पहचान, अब किसी के ब्रांड जैसे पूमा, तो क्या है वो तो एक ब्रांड है, वो भौतिक वस्तु थोड़ी ना है वो। तो ये हो गई अमूर्त है। माल सूची, अब देखो आप हिंदी में और इंग्लिश में देखो, माल सूची, हमें लग रहा है कि माल सूची क्या है, तो माल की जो सूची, वस्तु की जो सूची बनाते हैं वो नहीं। इसका इन्वेंट्री मतलब होता है कि यहाँ जो है भौतिक वस्तुएं होती है। माल सूची का मतलब होता है जैसे उत्पाद, कच्चा माल आदि। तो इसका इंग्लिश जरूर देख लिया करें अगर किसी वर्ड में कन्फ्यूजन हो, नहीं तो इसे हम तुरंत सही मान लेते कि हाँ जो लिस्ट होती है वो तो ऑब्वियसली अमूर्त होगा। तो ये लिस्ट की बात नहीं कर रहा है, ये भौतिक वस्तुओं की बात कर रहा है। इन्वेंट्री का मतलब होता है, माल सूची का मतलब भौतिक वस्तुएं, तो ये गलत हो जाएगा। बौद्धिक संपदा, ऑब्वियसली बात है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। तो यहाँ IP जो है ये तो अमूर्त होगा ही, क्योंकि अब किसी पे मेरा अधिकार है तो वो अधिकार हम थोड़ी ना कहेंगे कि मेरा भौतिक वस्तु है। ग्राहकों की डाक सूची, अब किसी ग्राहक को हम मेल भेज रहे हैं, ठीक, डाटाबेस तैयार कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो उसको ये भौतिक वस्तु थोड़ी ना, तो ये सही है। तो हमारा 2 गलत है, बाकी 3 सही है, केवल 3। इसमें भी ये ट्रिक ये लगा कि अब 4 ऑप्शन है तो सभी 4 सही नहीं हुए। ये प्रायः होते हैं, पर इसके एक्सेप्शन बार बार भी होते हैं। ऐसे चीज़ें इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही सही किए जा सकते हैं। तो अमूर्त निवेश और मूर्त निवेश समझ गए आप। फिर नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जननांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रवाह। अब इसका क्या कह रहा है कि समस्तर कर अवक्रमण यानी हॉरिजॉन्टल, समस्तर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, अवक्रमण। तो ऐसे वाले क्षैतिज वाले हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन यानी हॉरिजॉन्टल करों को बांटना, अवक्रमण मतलब बांटना, समस्तर मतलब क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, और टैक्स कर तो होता है ये, के लिए
15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितनों को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया है। अब देखिए इसमें टफ वर्ड देखिए, पहली बात तो ये है कि समस्त कर अवक्रमण, इसके लिए आपको इंग्लिश देखना कंपलसरी है बिल्कुल। फिर 15वें वित्त आयोग को छोड़िए, फिर ये देखिए निकष का क्या मतलब है, तो क्राइटेरिया होता है। पता नहीं यूपीएससी क्यों ऐसे ऐसे वर्ड यूज करती है। तो समस्त कर अवक्रमण के लिए निकष के रूप में प्रयुक्त किया गया है किसको, तो जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अलावा। तो अब देखते हैं, कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग जो है 15th फाइनेंस कमीशन समस्त कर अवक्रमण, इसका मतलब है कि केंद्र से अब कर का बंटवारा करना चाहता है वो राज्यों में, ठीक, हर राज्य में क्षैतिज बांटना चाहता है कि जैसे मान लेते हैं ये एक क्षैतिज सीमा हो गया, इस पर ये राज्य है, अब इसको कुछ प्रोत्साहन राशि देना चाहता है कर, ठीक। वर्टिकल ये होता है, क्षैतिज ये होता है। तो समस्तर कर अवक्रमण यानी हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो अब कुछ बेसिस पे जो है टैक्स को प्रोत्साहन देता है इन राज्यों को, ये स्टेट 1 हो गया, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4 हो गया। तो अब जैसे जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय, किसी को जनसंख्या के आधार पर कुछ प्रोत्साहन राशि देगा, किसी को क्षेत्रफल के आधार पे, किसी को आय के आधार पे, कि किसी राज्य का आय बहुत कम है तो उसको कुछ प्रोत्साहन राशि दे दिया, किसी का क्षेत्रफल बहुत कम है उसको कुछ निधि दे दिया, या क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या भी ज़्यादा है तो उसे बहुत दिक्कत हो रही तो दे दिया, किसी को जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और क्षेत्रफल कम है तो उसके लिए दे दिया। तो इसी चीज़ के लिए तो कह रहा है कि इसके अलावा और कौन सी क्राइटेरिया है जिसको वो प्रोत्साहन राशि देता है वो फाइनेंस कमीशन। तो जननांकिकीय निष्पादन हो सकता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसका मतलब होता है कि आपने जनसंख्या को कितना कंट्रोल किया, किस तरीके से मैनेज किया, नहीं किया, कितना आपका पॉपुलेशन बढ़ा। यदि आपका कंट्रोल हो रहा है तो हम आपको प्रोत्साहन राशि देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो सकता है। वैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पढ़नी पड़ेगी। वन और पारिस्थितिकी, ये भी सही है, क्योंकि कोई स्टेट अगर वन और पारिस्थितिकी क्षेत्र को जितना ज़्यादा मैनेज किया, उसको बढ़ावा दिया, जंगल की कटाई कम हुई, तो उसके लिए वो प्रोत्साहन राशि देगा ताकि फिर आगे और वैसे काम कर सके वो। शासन सुधार इससे रिलेटेड नहीं है कि किसी सरकार में शासन सुधार हुआ नहीं हुआ, कैसे हो रहा है, इससे रिलेटेड वो नहीं है। स्थिर सरकार से भी रिलेटेड नहीं है ये। कर एवं राजकोषीय प्रयास, हाँ ये है कि कोई स्टेट कर या अपने राजकोषीय स्थिति सुधारने के लिए, अपने राजकोषीय घाटा सुधारने के लिए कर कितना वसूला, कितना संग्रह किया, इस चीज़ के लिए वो प्रोत्साहन राशि देता है। तो 1, 2 और 5 यानी केवल 3, सभी 5 ये भी नहीं होगा। सभी तो प्रायः नहीं होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक। तो हमारा 1, 2, 5 सभी 3। अब आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए, ठीक। किफ़ायती आवास, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन यानी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, उपयुक्त में से कितनों पर यूएनओपीएस आधारिक संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, जिसको S3I कहते हैं, अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करना है। तो आप सबसे पहली बात UNPOS पढ़े, फिर पढ़े कि ये जो है S3I क्या है, ठीक, यानी S 3 बार होगा और I। ये कह रहा है कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी S 3 बार I होगा, मिस्टेक हो गया। तो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, एक I से इन्वेस्टमेंट, एक से इंफ्रास्ट्रक्चर और एक से इनोवेशन हो गया। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने पर UNOPS एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो आधारिक संरचना और नवाचार में यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के लिए जो है धारणीय निवेश पहल, सस्टेनेबल निवेश के लिए ध्यान केंद्रित करता है कि वो ज़्यादा निवेश करेगा सस्टेनेबल वैसे निवेश में। तो अब देखते हैं क्या किफ़ायती आवास होगा, तो बिल्कुल होगा। किफ़ायती आवास का क्या मतलब है कि गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए टिकाऊ, ऊर्जा कुशल और सुलभ आवासीय परियोजनाएं। ऊर्जा कुशल का मतलब अच्छे से उसमें पर्यावरण को उससे नुकसान ना हो, ठीक। सर्वसाधारण द्रुत परिवहन यानी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, कि क्या है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, तो अभी ये शामिल नहीं है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत बड़े लेवल पे रैपिड ट्रांसपोर्ट बढ़ावा दे रहे हैं। ये आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे कि बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे, तो बिल्कुल ये नहीं होता है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए बिल्कुल होता है कि हाँ कमज़ोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा ये सब बनाना। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, ये तो हमेशा बिल्कुल होता है कि भाई हमारा लक्ष्य यही है कि अब कोयला से शिफ्ट होना है, यानी जैव ईंधन से पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा की ओर शिफ्ट होना है। तो पहला सही, तीसरा, चौथा, दूसरा गलत है।
केवल 3, इसमें भी सभी 4 नहीं होगा, ठीक। तो 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो 31 नंबर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉलिटी से स्टार्ट हो रही है। आप सभी यहाँ तक देखें, बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही PYQ करना होता है कि आप थोड़ी जब भी खुद से ऑफिशियल PYQ ही करें और बार बार करें, हर ईयर की करते जाए, जिससे एग्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते आपको ऐसे एकदम इतना आदत हो जाए कि ये पता ही नहीं चले कि ये मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।